Okay, so from today we are going to solve questions on the fluid dynamics, surface tension and fluid mechanics basically, which were asked in previous NEET exam. तो ये previous NEET के level के questions है अब. Let's start with question number 1. A certain number of spherical drops of a liquid of radius r coalesce मतलब combine to form a single large drop of radius capital R and volume capital V. If T is the surface tension of the liquid, then तो ऐसा है आपके पास certain number of drops है, they combine to form a single drop. So you have n small drops, each of radius small r, combining to form a drop of radius capital R. Okay, so ऐसा है. So what you already know is n times of volume of small drop equal to volume of big drop. है ना? Good. Okay, so you can say n times of volume of big drop, n equal to volume of big drop upon volume of small drop. अब क्वेश्चन में वॉल्यूम V दिया हुआ है, कैपिटल V दिया हुआ है, सिंगल बिग ड्रॉप का वॉल्यूम इट इज गिवन टू यू. ओके, तो मैं इसको लूंगा कैपिटल V और Vs स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब. तो आपको n मिल गया V अपॉन 4/3 पाई r क्यूब. लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. ऐसे क्यों किया आगे आपको समझेगा. आपको सरफेस टेंशन T पूछा है. ओके राइट, नो सॉरी, आपको पूछा है कि एनर्जी रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा, कितना होगा. ऑफ कोर्स फॉर श्योर आपको ये पक्का पता होना चाहिए. मैंने बहुत बार बोला है कि जब n नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन होके सिंगल ड्रॉप बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, एब्जॉर्ब नहीं. तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड. मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी तो आएगा नहीं. राइट, जब बड़ा ड्रॉप उसको अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. दिस इज व्हाट यू शुड नो एट द फर्स्ट प्लेस. हमको पता है वर्क डन W मतलब सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ, रिलेटेड टू सरफेस टेंशन एनर्जी. तो यू कैन से वर्क डन W और यू कैन से एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज द सेम थिंग. तो सरफेस एनर्जी या वर्क डन ये सेम चीज है. Right, this is equal to surface tension into change in area. Change in area is final area minus initial area. तो मैं पहले फाइनल एरिया निकाल लेता हूं. फाइनल एरिया इज 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. बड़ा ड्रॉप उसका एरिया 4 पाई R स्क्वायर. बट इफ यू लुक एट ऑप्शंस, ऑप्शन में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम बी, किसका वॉल्यूम बी? बिग ड्रॉप का वॉल्यूम बी. इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप दिया हुआ है. तो एडजस्ट कर लो फिर. 4/3 पाई r क्यूब मतलब मैंने सिर्फ 3/r से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट. मेरे पास 4 पाई r स्क्वायर था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्योंकि ये आ गया 3v बाय कैपिटल R. इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली इनिशियल एरिया is n times of area of each drop, correct? But n from equation number 1 is volume of big drop upon 4/3 pi r cube और ये आ जाएगा r 4 पाई r स्क्वायर. तो 4 पाई कैंसल, ये भी कैंसल, ये r स्क्वायर कैंसल, ये r क्यूब कैंसल. तो 3v बाय स्मॉल r. तो इनिशियल एरिया आपका आ गया 3v बाय स्मॉल r. इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन 3 और 4 इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो सब्स्टिट्यूटिंग 3 and 4 in equation number 2. So you will have W is equal to tension T, final area in terms of volume 3v by capital R
और ये आ गया 3v by small r. तो work done which is energy released is 3v common t है ना, 1 by r minus 1 by small r. 3vt 1 by small r minus 1 by capital R energy is released. Okay, so you have your answer ready. तो अब गलती कहाँ हुई, I'll tell you. मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बनता है तो इस केस में ये उल्टा लिखा जाता है. क्यों? ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स का सरफेस एरिया ज्यादा है कंपेयर टू सिंगल ड्रॉप. बस यही एक हमने उल्टा लिखा है. दैट्स इट. सो यू विल हैव स्मॉल r by here small r, here capital R. आगे आपका ऑप्शन नंबर ए, दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ओके, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड इट इज आल्सो इंटरेस्टिंग. तो ऐसा है, आपके पास n स्मॉल ड्रॉप्स है, each of radius small r. They are combining to form a big drop of radius capital R. तो आपको पता है n times of volume of small drop is equal to volume of big drop. n times of n equal to volume of big drop upon small drop. Volume of big drop v दिया है, small drop है 4 by 3 pi r cube. आपको पता है ये n, आपको पता है इक्वेशन नंबर 1. लेट्स से अब ऑब्वियसली यू नो कि जब भी ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है. मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं आएगा, अब ए और सी में से एक आएगा. तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, दैट इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. फाइनल एरिया इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. लेकिन हमको आंसर दिया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे 3 बाई आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब हो गया. यहाँ पे आर स्क्वायर था, मैंने एक आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ये आर मैंने बाहर लेके आया हूँ, ये आर और आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया. तो जस्ट एडजस्टमेंट है. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए था, तो दैट इज 3 वॉल्यूम बाय आर. Similarly, initial area is n times of, क्योंकि n ड्रॉप थे into area of each drop, तो यहाँ पे n इक्वेशन 1 से v upon 4 by 3 pi r cube into 4 pi r square, 4 pi cancel, r square और ये r cube गया, तो you will have 3v by small r. Therefore, work done which is energy released is tension into A initial. A initial is 3v by r minus 3v by capital R. So therefore work done is 3vt 1 by r minus 1 by capital R. Energy is released. Option number A. Next question. A rectangular film of liquid is extended from 4 centimeter by 2 centimeter to 5 centimeter by 4 centimeter. If the work done is 3 into 10 power minus 4 joule, the value of surface tension of the liquid is. तो ऐसा है कि आपके पास इनिशियल एरिया है 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. आपके पास फाइनल एरिया है 5 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. So that is 20 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर. वर्क डन आपको दिया हुआ है 3 into 10 power minus 4 जूल. आपको सरफेस टेंशन पूछा है, तो वर्क डन इज टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. ओके, तो वर्क डन इज 3 into 10 power minus 4 equal to T. dA is change in area, that is final area minus initial area. So 3 into 10 power minus 4 equal to T. 20 into 10 power minus 4 minus 8 into 10 power minus 4.
तो t will be equal to 3 into 10 power minus 4 और ये है 12 into 10 power minus 4 cancel 3 by 12 is 1 by 4 that is 0.25 Newton per meter is the surface tension of the given liquid. Done. 2016 में आया था एक क्वेश्चन. So you see it's not difficult, बहुत simple type के questions हैं. Next question number 4. 3 liquids of density ρ1, ρ2 and ρ3 with density of 1, ρ1 greater than ρ2 greater than ρ3. तो सबसे ज्यादा डेंसिटी पहले लिक्विड का है, सबसे कम तीसरे लिक्विड का है. Having the same value of surface tension, तीनों लिक्विड का surface tension T सेम है, rise to the same height, H भी सेम है, in 3 identical capillaries मतलब रेडियस भी सेम है, angle of contact है θ1, θ2, θ3. Which of the following relations is obeyed by θ1, θ2 and θ3? First of all, you should remember the height is 2t cos theta by r rho g. अब यहाँ पे आइडेंटिकल कैपिलरी आर कांस्टेंट, जी तो कांस्टेंट ही है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, बोला है ना, तीनों का सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, हाइट भी सबका सेम है, राइट. तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज रो इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा. क्यों? क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर एच आर एंड टी आर कांस्टेंट, राइट. बट गिवन क्या है? गिवन है ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3. अब रो ये cos थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ρ1 ग्रेटर देन ρ2 है, तो cos थीटा 1 will be greater than cos theta 2. Okay, so cos theta 1 will be greater than cos theta 2. This will be greater than cos theta 3. यहां तक आपको अगर क्लियर है तो इन दिस केस यू कैन गो अहेड. इतना समझा है तो आपने पहले क्या किया, आपने पहले सिर्फ रिलेशन देख लिया डेंसिटी और cos थीटा का, थीटा का नहीं, cos थीटा का, राइट. गुड. तो you have obtained a condition where you have cos of theta 1 greater than cos of theta 2 greater than cos of theta 3. इसका मतलब ऐसा है कि theta 1 is less than theta 2 is less than theta 3. ऐसा क्यों? Obvious reason. If you remember basic trigonometry, if you remember cos table, आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन कोसाइन, 0 हाफ 1 by √2, √3 by 2, 1 √3 by 2, 1 by √2, 1 by 2, 0. cos थीटा 1 की वैल्यू cos थीटा 2 से ज्यादा होना. देखो 0 एंगल पे cos की वैल्यू 1 है, 30 एंगल पे cos की वैल्यू √3 by 2 मतलब 0.86 होती है वो. 45 पे 1 by √2 मतलब 0.707 होता है वो. 60 पे हाफ मतलब 0.5 है और 90 पे 0 है. तो cos थीटा की वैल्यू स्मॉलर एंगल पे ज्यादा है. जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे कोसाइन की वैल्यू कम होगी. विथ इंक्रीजिंग एंगल वैल्यू ऑफ कोसाइन इज डिक्रीजिंग, राइट. तो ये जो ऊपर बोला है कि cos थीटा 1 की वैल्यू, मान लो थीटा 1 0 डिग्री था, मान लेते हैं, थीटा 2 45 था, ये भी मान लेते हैं, थीटा 3 60 है, मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल. तो cos 0 की वैल्यू 1 is greater than cos of theta 2 is 45, 0.72, yes, 0.70, and it is greater than cos of theta 3, 0.5, right, correct.
राइट, कोसाइन की वैल्यू बड़ी है, लेकिन एंगल क्या है, एंगल का उल्टा है ना, थीटा 1 कितना लिया है, 0, 0 इज लेस देन 45, 45 इज लेस देन 60। तो ट्रिग्नोमेट्री इसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, नंबर 1। अब ये सोचो कि कभी भी डेंसिटी नेगेटिव हो सकता है क्या, डेंसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो cos डेंसिटी नेगेटिव नहीं होगा तो cos ऑफ थीटा भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट, क्योंकि cos थीटा इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी नेगेटिव नहीं है तो cos ऑफ थीटा क्यों नेगेटिव होगा, मतलब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब एंगल एक्यूट होता है। एंगल एक्यूट होता है मतलब क्या, cos की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक होगी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, हमारे पास 3 लिक्विड है, ρ1 ρ2 ρ3 डेंसिटी के, विथ गिवन कंडीशन ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3। तीनों का सरफेस टेंशन का वैल्यू T सेम है, तीनों का सेम हाइट तक राइज हुआ है कैपिलरी में, और तीनों कैपिलरी भी आइडेंटिकल है, मतलब H, R और T कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली as you can see from equation here, density is equal to 2t cos theta upon h r g। अब h कांस्टेंट, r कांस्टेंट, g तो कांस्टेंट ही है, 2 भी कांस्टेंट है, t कांस्टेंट, मतलब रो इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, मतलब ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3, मतलब cos ऑफ थीटा 1 ग्रेटर देन cos ऑफ थीटा 2 ग्रेटर देन cos ऑफ थीटा 3। लेकिन cos की वैल्यू बड़ी छोटे एंगल पे होती है, तो मतलब थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3। लेकिन क्योंकि डेंसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती तो cos ऑफ थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, cos विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। cos विल बी ऑलवेज पॉजिटिव मतलब एंगल विल बी एक्यूट, क्योंकि 90 के ऊपर एंगल गया तो cos की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा, मतलब थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3, बट these all angles are between 0 and π/2 radians। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, water rises to a height h in capillary tube if the length tube the surface of water is made less than h, then question is wrongly printed, so we are going to skip it because this is not correctly printed question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, a soap bubble having radius of 1 mm is blown from a detergent solution। A soap bubble having radius 1 mm is blown from a detergent solution having surface tension 2.5 to 10 power minus 2 Newton per meter। The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in a container। Okay, taking G as 10, density of water as 10 power 3, the value of Z0 is। पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक सोप बबल है, हमारे पास एक सोप बबल है, इसका रेडियस 1 mm है, इसका रेडियस 1 mm है, is blown from a detergent solution of surface tension दिया हुआ है, you have been given surface tension also, this is 1 mm मतलब 10 power minus 3 meter। the pressure inside the bubble, आपको पता है प्रेशर इनसाइड PI, आउटसाइड इज एटमॉस्फेरिक मान लो, ओके राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो इनसाइड प्रेशर है PI इक्वल्स, इट इज इक्वल टू एट अ पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि अगर मेरे पास एक वाटर सरफेस है, something like this, okay, so let me redraw this again। मान लो I have वाटर सरफेस, इस वाटर सरफेस में एक पॉइंट है somewhere over here,
और इसका जो डेप्थ है वो है Z0, इसका डेप्थ है Z0। तो ये जो इनसाइड प्रेशर है, दिस इनसाइड प्रेशर PI इज इक्वल टू Z0। और आपको पता है कि Z0 कैसे निकालोगे, है ना, प्रेशर एट पॉइंट Z0 मतलब। तो इनसाइड प्रेशर इज प्रेशर एट अ पॉइंट Z0। Okay, so pressure inside the soap bubble is equal to pressure at a point which is at a depth Z0 below the free surface. अब आपको याद है प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? इफ यू रिमेम्बर, इस वाटर के फ्री सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा, करेक्ट? तो इफ यू रिमेम्बर, दिस इज गिवन कंडीशन, ओके, बट एज यू नो प्रेशर एट अ पॉइंट Z0 इज H रो जी। उस पॉइंट के ऊपर कितना कॉलम है, H हाइट, हाइट कितना Z0 रो जी। तो ये जो कॉलम है लिक्विड का, इसका प्रेशर प्लस उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर P0, इक्वेशन 2। अल्सो अगर आपको लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन पता है, तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज 4T/R। मतलब यहां से आपको मिल जाएगा इनसाइड प्रेशर इक्वल टू 4T/R प्लस आउटसाइड प्रेशर, इक्वेशन नंबर 3। ओके, करेक्ट। अब ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 1 में 2 और 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 you have 4T/R plus outside pressure equal to Z0 रो जी प्लस आउटसाइड प्रेशर। और दोनों केस में आउटसाइड तो एटमॉस्फेयर था, कैंसल कैंसल। तो आपको मिल गया Z0 रो जी इक्वल टू 4T/R। हमें क्या फाइंड करना है? हमको Z0 ही फाइंड करने के लिए बोला है। तो यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज Z0। तो आपको मिल जाएगा Z0 इक्वल टू 4T/R रो जी। 4 into surface tension is 2.5 into 10 power minus 2. R is 10 power minus 3. Rho density of water 1000 दिया हुआ है। G that is 10 दिया हुआ है। 10 power plus 3 minus 3 cancel. 4 into 2.5 is 10. तो 10 into 10 power minus 2 और ऊपर 10 power minus 1, क्योंकि नीचे का 10 ऊपर आके 10 power minus 1, या तो कैंसिल कर दोगे तो भी चलेगा, doesn't matter really। तो 10 पर -2 मतलब 0.01 मीटर का, 10 पर -2 मतलब 1 सेंटीमीटर। सो 10 पर -2 मीटर का डेप्थ मतलब 1 सेंटीमीटर का डेप्थ। 1 सेंटीमीटर का डेप्थ इज ऑप्शन नंबर डी। दिस इज 1 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लेवल का क्वेश्चन है। सो you see, NEET level is also easy, but the problem is if you don't know concepts, then without knowing concepts, if you are trying to solve questions, तो फिर मुश्किल है। तो आपको पहले concepts पता होने चाहिए। Next question, 2003. 2 small drops of mercury, each of radius r, तो ये है, coalesce to form a single drop. The ratio of total surface energies before and after the changes। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला में डिराइव कर लेता हूँ, सो बाद में काम आएगा। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, इनिशियल सरफेस एनर्जी टू दैट ऑफ फाइनल। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी तक, इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालते हैं, फाइनल निकालते हैं, रेशियो लेते हैं। आई डोंट वांट दैट। लेट्स once and for all make a simple formula. Initial surface energy is surface tension into initial area. Final surface energy is surface tension into final area. Tension tension cancel क्योंकि सेम ही ड्रॉप है। Initial area is n times, मतलब जितने ड्रॉप होंगे उतने, into 4 pi small r square, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स थे आपको दिए हुए, इनिशियली स्मॉल ड्रॉप्स।
अपॉन फाइनल एरिया इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैंसल कैंसल। तो इनिशियल बाय फाइनल दैट इज n। आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, ओके, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको स्मॉल r बाय कैपिटल R, एन आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, तो r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब इज 1 बाय n, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ n, ऐसा हमने डिराइव किया था। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ n का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n रेज टू 2 बाई 3, ये ऊपर जाके माइनस 2 बाई 3 होगा, n रेज टू 1 n रेज टू माइनस 2 बाई 3, तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली n रेज टू 1 माइनस 2 बाई 3 दैट इज 1 बाई 3। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद ही रख लो, जब आपके पास n स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होके एक बिग ड्रॉप बन रहा है तो सरफेस एनर्जी का रेशियो क्यूब रूट ऑफ n, करेक्ट। व्हाट इज n इन दिस केस? 2। हो गया, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। So this is how you are supposed to solve this question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The work done in increasing the size of a soap film from 10 into 6 centimeter to 10 into 11 centimeter is 3 into 10 power minus 4 joule. The surface tension of the film is। हमने अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, सिर्फ वैल्यूज अलग है, only values are different here. You see, initial area is 10 centimeter cross 6 centimeter, मतलब 60 centimeter square, मतलब 60 into 10 power minus 4 meter square। ये initial area आपके पास आ गया। Final area है 10 centimeter into 11 centimeter, that is 110 centimeter square, that is 110 into 10 power minus 4 meter square। मैं चेंज इन एरिया यही निकाल लेता हूँ, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, दैट इज 110 into 10 power minus 4 minus 60 into 10 power minus 4 meter square, that is 50 into 10 power minus 4 meter square। Work done is T into dA, तो T is equal to work done into dA। वर्क डन आपके पास दिया हुआ है 3 into 10 power minus 4 अपॉन dA is 50 into 10 power minus 4, कैंसल कैंसल। 3 by 5 क्योंकि 50 है तो 50 का 10 ऊपर जाएगा 10 पर minus 1, 3 by 5 is 6 by 10 into 10 power minus 1, 6 by 10 is 0.6 into 10 power minus 1, तो 0.06 आपके पास न्यूटन पर मीटर का आएगा, या तो फिर 6 into 10 पर minus 2 न्यूटन पर मीटर का आपके पास सरफेस टेंशन आएगा। So it's pretty simple. This is how you can solve this question. If the radius of a soap bubble is 4 times that of another, so R1 is 4 times that of R2, the ratio of their pressures will be, you know, delta P, pressure inside to that of pressure outside for a bubble is 4T by R। मतलब pressure is proportional to 1 by R। Ratio of pressure delta P1 by delta P2 is equal to R2 by R1, ऐसा आएगा। R2 by R1 from here is 1 by 4। This is 1 by 4, option number A, question खत्म। Done. Simple. Next question. You see, in fact, नीट में जो क्वेश्चन आए हैं वो सीईटी के कंपैरिजन में इजी है। तो a spherical drop of water has radius 1 mm. If surface tension of water is 70 into 10 power minus 3 Newton per meter, difference of pressure between inside and outside spherical drop का radius आपको दिया है 1 mm, 10 power minus 3 meter, okay। Surface tension 70 into 10 power minus 3 Newton per meter, difference of pressure between outside and inside and outside delta P, drop है, drop में 2T by R आता है, not 4T by R। 4T by R is for the case of
bubble, this is drop. So 2 into tension is 70 into 10 power minus 4 upon radius is 10 power minus 3. Tension 10 power minus 3 है, sorry for this. Cancel, this is 140 Newton per meter square. Option number C. That. Alright, तो surface tension के questions हमारे खत्म. Now let's start with fluid mechanics. क्योंकि as you know mechanical properties of fluids में हमने total दो parts देखे थे, hydrostatics and hydrodynamics. Hydrostatics मतलब fluid at rest, hydrodynamics मतलब fluid in motion. तो fluid at rest पे ज्यादा question pressure या surface tension से related ही आते हैं. Now you are going towards hydrodynamics मतलब fluid dynamics मतलब fluid in motion. तो fluid in motion के questions हमको solve करने हैं. So first question, 2015. The heart of man pumps 5 liter of blood. Blood लिखना भूल गए क्योंकि हार्ट तो ब्लड को ही पंप करेगा, पानी तो पंप करेगा नहीं. सो of course the heart of man pumps 5 liter of blood through the arteries per minute. इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम पर मिनट, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मतलब dv by dt दिया है आपको. वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड पर यूनिट टाइम मतलब वॉल्यूम फ्लक्स दिया है. अगर आपको थ्योरी याद है इसको वॉल्यूम फ्लक्स बोला था हमने, dv by dt 5 लीटर पर मिनट. यहीं पे कन्वर्ट कर दो, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ओके, और मिनट को सेकंड में 60. ओके राइट. तो थोड़ा सा ध्यान देना, समटाइम्स कंफ्यूजन होता है. मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है. 1 लीटर इज 10 पावर 3. 1 लीटर इज 10 पावर minus 3 मीटर क्यूब एंड 10 पावर प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब. ये अगर तुम भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा कैलकुलेशंस का. तो ये 10 पावर माइनस 3 क्योंकि मैं मीटर क्यूब में ला रहा हूँ और मिनट का सेकंड में करने के लिए नीचे 60 है. तो यू हैव dv by dt. ओके, तो ये याद रखना कन्वर्जन फैक्टर. मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट कीप इट ओवर हियर. सो 1 लीटर इज 10 पावर minus 3 मीटर क्यूब और 10 पावर प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब. ऐसा आएगा. This is how you will get. Okay, तो dv by dt मिल गया. Okay, at a pressure of, तो जो पंपिंग हो रहा है वो कितने प्रेशर पे हो रहा है, 150 mm ऑफ मर्क्यूरी. तो आपको पता है कि प्रेशर मेजरमेंट के लिए आप बैरोमीटर यूज करते हो या फिर मैनोमीटर यूज करते हो. तो प्रेशर कैसे मेजर करते हो, h रो जी, वेयर h इज हाइट. हाइट कितना दिया है 150 mm मिलीमीटर. तो 150 mm 10 पावर माइनस 3 मीटर ये हाइट दिया है. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10 पावर 3 दिया हुआ है, इंटू जी की वैल्यू 10 बोली है. तो 10 पावर माइनस 3 10 पावर प्लस 3 कैंसिल. ओके, 13.6 into 10 is 136. 136 into 150. So 136 into 150 Pascal of pressure, Newton per meter square of pressure. P मिल गया. You have P. Okay, आपको पूछा है power of heart in watt is. मैं इसको थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ. अगर क्या आप सबके घर में वाटर पंप, वाटर मशीन तो होगा ही ना, मोटर होगा ही, हर किसी के घर में होगा. तो क्या करता है वो मशीन, वो वाटर को पंप करता है. तो आप जब मार्केट में लेने जाते हो तो बोलते हो ना हाफ हॉर्स पावर कर दो, 1 हॉर्स पावर कर दो, या तो फिर आप वैट में बात करते हो, कितने वैट का आपको मशीन चाहिए, कितने वैट का मशीन चाहिए. नॉर्मली यू से लाइक दिस. या फिर 1 किलो वैट का चाहिए, कितने वैट का चाहिए, 2 किलो वैट का चाहिए. ये सब हम स्पेसिफाई करते हैं, पावर स्पेसिफाई करते हैं. तो अगर हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है तो हार्ट इज आल्सो लाइक अ मोटर मशीन व्हिच इज पंपिंग. इफ इट इज पंपिंग
तो उसका भी पावर होगा। तो पावर कैसे निकालते हो? व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? पावर P, पावर इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम फ्लक्स। जिसको ये नहीं पता उसको ये पता होना चाहिए। ये इक्वेशंस कैसे आते हैं? बिकॉज दिस फिजिक्स में पावर आप कैलकुलेट कर रहे हो, फिर वो हार्ट पंप का हो, वो किसी भी पंप का हो, तो वर्क पावर एनर्जी में पावर के इक्वेशन सीखे थे, तो वो बेसिक इक्वेशन याद होंगे तो ये इक्वेशन आएंगे, नहीं तो ये नहीं आएगा। कैसे आएगा? व्हाट इज पावर? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी per unit time is power. What is energy? Work done. Work done per unit time. What is work done? Pressure into change in volume. आ गया क्या आपके पास पावर का इक्वेशन? आ गया प्रेशर इंटू dV by dt। तो ऐसे इक्वेशन बनते हैं। Pressure you have found out 150 into 136 into dV by dt is 5 into 10 power minus 3 by 60। सॉल्व करो, इजी है, जस्ट सॉल्व दिस। इसका तो एक जीरो और यहाँ का जीरो तो सबसे पहले आई विल गेट इट ऑफ। दिस इज 3, दिस इज 136 का हाफ 68 आई गेस, है ना। 65 plus 65 130 और 3 और 3 68, दैट इज करेक्ट। 15 5 इज, चलो ये 1 ये 5 25 into 68 into 10 power minus 3। 68 into 25 कैसे निकालते हो? 68 into 10 680 into 10 680, मतलब ये 20 हो गया, into 5 340। तो मैंने 68 into 10 into 10 into 5 कर लिया, इसको ऐड कर दूंगा। जैसे 16 plus 4 20 कैरी 2 12 14 17 1700 आ जाएगा ये। This is 1700 in total. So 1700 into 10 power minus 3, मतलब in short 1.7 watt, option number D। So this is how you can find out power, and of course basic equations you have to know. If you know basic equations only, then you can solve such questions. All right, so one more question for today and we will stop then. Okay, next question, question number 3. A U-tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Okay, oil which is immiscible, मतलब mix नहीं होता है, वो immiscible है, mix नहीं होता है, immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original value, original level. The density of oil is, ऐसा है, हमारे पास एक U-tube है जिसके दोनों एंड्स ओपन टू एटमॉस्फेयर है। हमने इसको पार्शियली वाटर के साथ फिल कर दिया, तो पहले तो दोनों के दोनों साइड पे सेम लेवल ऑफ वाटर रहा होगा। आपने जब सिर्फ वाटर भरा है, उसके दोनों एंड्स के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो इनिशियली दोनों के दोनों लेवल बैलेंस्ड रहेंगे, दोनों में वाटर होगा एट द सेम लेवल। फिर आप एक साइड में लिक्विड ऑयल डाल रहे हो, दिस वन जो इमिसिबल है, मिक्स नहीं होता, तो उस केस में लेवल्स चेंज हुए और यहाँ पे आपको बोला है कि ये 10 mm है, हाइट ऑफ ऑयल कॉलम इज 10 mm, राइट। अब आपको पूछा है डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए हैं, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। आपको पता है जितना प्रेशर बी पे होगा उतना ही प्रेशर सी पे होगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है, तो प्रेशर एट बी इज प्रेशर एट सी, बट प्रेशर एट बी इज प्रेशर ड्यू टू ऑयल, है ना, प्रेशर ड्यू टू ऑयल। सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ मिनट, height of oil, प्रेशर ड्यू टू ऑयल प्लस ऑयल के ऊपर क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA,
इक्वल टू सी पे प्रेशर कितना, सी पे प्रेशर है ड्यू टू वाटर प्लस एटमॉस्फेयर. तो यू सी you can write pressure due to water column plus atmospheric pressure. ये तो कैंसिल ही हो जाएगा. तो pressure due to oil equal to pressure due to water. This is H oil rho oil G, H water rho water G cancel. आपको पूछा है density of oil. Density of oil will be height of water upon height of oil into density of water. अब height of oil आपको 10 mm बोला है, if I'm not wrong. वापस पढ़ लेते हैं. Oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above. अच्छा, very good. 10 mm above the water level on the other side. मतलब ये गलत है. This is not correct. Alright, good. तो सिर्फ आपको identify करना है. You have to just identify what are the height of water and oil columns. Right? तो initial water level आपको दिया हुआ है. Final water level आपको दिया हुआ है. और उसके ऊपर 10 mm ये भी बताया हुआ है. ओके, तो what I want you to do is, क्वेश्चन सिंपल है. I want you to work out what is height of water column. ये आपका आएगा 65 plus 65. कैसे आया, क्वेश्चन पढ़ो समझ जाएगा. नहीं समझा तो ask me tomorrow in the next session. I will take it again. Height of oil column क्या है, 10 mm above water level. 10 mm above water level. water level कितना है, 65 plus 65. इससे भी 10 mm ऊपर तो plus 10. density of water is 1000, right? तो ये आपका आ गया 130 by 140 into 1000. ओके, तो 13 by 14 into 1000. कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? Why it is not required to do calculation? Because 13 by 14 is less than 1. Less than 1 मतलब 0.9 something है ना. 13 by 14 less than 1 आएगा, मतलब 0.9 something into 1000. तो 900 something. तो एक ही आंसर है आपके पास, 928. Why do you want to waste time in calculating? So simple, extremely simple. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था. सिर्फ only thing is you read the question properly. हाइट ऑफ वाटर 65 plus 65 कैसा है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है. और ऑयल का जो है वो 10 mm स्टिल अबव वाटर ऐसा बोला है. तो 65 plus 65 plus 10. तो do this and that's it. We'll stop here for today.